పెద్దలారా, మిత్రులారా అందరికీ నమస్కారం. మనం ప్రముఖ విద్యావేత్త, న్యాయ నిపుణులు, ముస్లిం హక్కుల పోరాట సమితి వ్యవస్థాపక అధ్యక్షులు మహమ్మద్ అసద్ గారితో ఉన్నాం. 2023 నవంబర్ 30వ తేదీన అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరిగాయి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో. అదేవిధంగా డిసెంబర్ 3న ఎన్నికల ఫలితాలు వచ్చాయి. ఈ నేపథ్యంలో దానికి సంబంధించిన అంశాన్ని మనం సార్ని అడగబోతా ఉన్నాం. సార్ చెప్పండి, తెలంగాణ ఎన్నికల ఫలితాలు కాంగ్రెస్కి మెజారిటీ వచ్చింది. అండ్ ఖమ్మం నియోజకవర్గం, ఖమ్మం జిల్లాలో భారీ మెజారిటీతో అభ్యర్థులు గెలవటం జరిగింది. మైనారిటీల ఓట్లు చీలకుండా సమీకృతంగా కర్ణాటక రాష్ట్రం తరహాలో ఓట్లన్నీ కాంగ్రెస్కి పట్టడం జరిగింది. వీటన్నిటి నేపథ్యంలో ఒక ముస్లిం మేధావిగా, ఇంటలెక్చువల్గా దీనికి సంబంధించినటువంటి నేపథ్యం, ముస్లిం సమాజం అసలు ఏం కోరుకుంటుంది, అటు అధికార పార్టీ కానీ ఇటు ప్రతిపక్ష పార్టీ కానీ ఎలాంటి పాత్ర పోషిస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి మిమ్మల్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం వివరించమని. దీన్ని ఉర్దూలో చెప్తే బాగుంటుందని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం సార్. రైట్. तेलंगाना रियासत के शहरी और बिलखुसूस खम्मम ज़िला और खम्मम हल्के असम्बली के शहरियों से मैं आदाब अर्ज़ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहले मैं तमाम हज़रात को इस वक्त जो रिज़ल्ट आया है तेलंगाना रियासत के अंदर इंतखाबात का, सुबह से 10-11 बजे तक जो रिज़ल्ट्स थे 4 हल्के असम्बली रियासतों के, उसको जब देख रहे थे तो ऐसा महसूस हो रहा था कि कांग्रेस की एक लहर चल रही है। लेकिन अचानक से रुझानात बकिया 3 स्टेट्स के अंदर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और फिर राजस्थान के अंदर एक ऐसा मोड़ ले लिए, एक ऐसी करवट ले लिए जिससे देखना भी मैं मुनासिब नहीं समझा। बहरे सूरत अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना रियासत के अंदर एक बड़ा इनकलाब बर्पा हुआ है। कांग्रेस एक ऐसे पोजीशन में आ चुकी है कि वो अपने बलबूते पे हुकूमत बना सकती है। और यहाँ की जो भी आवाम थी, शहरी थे, वोटर्स थे, उन्होंने बीआरएस को घर भेजा और उनको अपोजिशन की ज़िम्मेदारी सुपुर्द कर दी। और अभी ये मालूम हुआ कि सीएम साहब भी रिजिग्नेशन कर चुके हैं और जल्द से जल्द यहाँ पे कांग्रेस आज एक सीएलपी मीटिंग करके रात तक, कल सुबह सीएम का इंतखाब भी हो जाएगा और जल्द से जल्द नया सीएम भी जो है सो इंशाल्लाह इस रियासत के लिए आएगा। लेकिन आपका जो सवाल था कि मौजूदा सूरत हाल में जिस तरीके से कांग्रेस की जीत यहाँ हुई, उसके अंदर मुसलमानों का जो तनासुब था वो 12 से 14% का, और बिलखुसूस चंद हल्के असम्बलीस में मुसलमान एक डिसाइडिंग फैक्टर थे। वहाँ पे जो मुसलमानों का रोल रहा कि एकदम सेंट्रलाइज्ड होकर उलमा की बात पे लब्बैक कहते हुए, तमाम जमातों को छोड़कर, आपसी इख्तलाफात को छोड़कर मुत्तहिद तौर पे कर्नाटका मॉडल में जैसे वोट वहाँ पे किए थे मुसलमानों ने, उसी नहज पे इस रियासत के अंदर मुत्तफ़िक़ा तौर पे वोट डाला गया, जिसको ये देखा जा सकता है कि जो मेजॉरिटी इस वक्त हर हल्के असम्बली की आ रही है, कहीं पे 50,000, कहीं पे 55,000, कहीं पे 60,000, कहीं पे 30,000, ये असम्बली हलकों में कोई सादी सीधी मेजॉरिटी नहीं है, ये काबिल क़द्र मेजॉरिटी है। बाज़ जगह ऐसा हुआ है कि बाज़ जगह 500 से, 600 से, 1000 से, 1200 से, 1500 से जीत रहे हैं। और हम बकिया 3 रियासतों के अंदर देखें तो बहुत कम मेजॉरिटी से जीत रहे हैं बीजेपी वाले। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा इनकलाब बर्पा हुआ कि वाइड स्प्रेड मेजॉरिटी हर कॉन्स्टिट्यूंसी में मिली। आप एग्ज़ाम्पल अगर देखना चाहें तो खम्मम में 50,130 की मेजॉरिटी तुमन्ना अशरफ साहब को मिली। इससे महसूस हो रहा, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता कि मुसलमानों का वोट कहीं पे भी डिवाइड नहीं हुआ। लेकिन अब चूँकि कांग्रेस की सरकार लाना मुसलमानों के लिए एक ज़रूरी फैक्टर था, इस वास्ते ज़रूरी था कि जो कम्युनल आइडियाज़ रखने वाली जो पार्टियां हैं, जो सेक्युलर जहन नहीं रखती और जिसके साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जैसी पार्टियां पीछे से उनको सपोर्ट कर रही थी, तो ऐसे सूरत हाल में मुसलमानों का जो है सो सेंट्रलाइज्ड होकर वोट करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। और ये डर था कि क्या मुसलमान बट न जाए। लेकिन बहर सूरत तमाम जमातें, बिलखुसूस जमीयत उलमा हिंद, जमात इस्लामी हिंद और जितनी भी दीगर जमातें हैं, मुत्तहिद तौर पे फ़ैसला किया कि एकदम जो है सो इत्तेहाद के साथ वोट का सबूत दिया जाए, और उसी नहज पे उम्मत भी अमल करने की कोशिश की। और मैं समझता हूँ कि जितने भी वोटर्स थे, बिलखुसूस
यंगस्टर्स यूथ वोटर्स जो थे वो पूरे कांग्रेस की लहर के अंदर कांग्रेस को डालना समझे। उसकी वाहिद वजह ये थी कि एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, आगे जाके फ्रेश नोटिफिकेशंस आएंगे, उसके बाद नौकरियों का एक नज़्म रहेगा, और जो बाज़ाब्ता माइनॉरिटी डिक्लेरेशन कांग्रेस पार्टी बाद में जो डिक्लेयर करी थी उसके अंदर जो मौज़ूआत थे उस पर अमल करने का मौका मिलेगा, और जो डिक्लेरेशन के अंदर जिन बातों को रखा गया था उससे भी काफ़ी अट्रैक्ट हुए। और माइनॉरिटीज़ की ज़िम्मेदारी थी कि एक तो मजहबी तशख़्ख़ुस तमद्दुन और हमारा जो दस्तूरी हक़ है वो छीनने से बचने के लिए एक ही वाहिद रास्ता था कि एक ऐसी पार्टी को लाए जो राहुल की जो जहनीत थी, जिस ढंग से जो है सो राहुल ने ओबीसी की बात की और फिर से जो है सो बाज़ाब्ता सर्वे कराने की जो बात की, और ये बताया कि भाई इस वक्त जमहूरी निज़ाम के अंदर तनासुब के लिहाज से हर मज़हब को पॉलिटिकल रिजर्वेशन होना चाहिए, जिस बात को उन्होंने उठाया इससे साफ ओबीसी के जो मंडल कमीशन का जो थाट था वीपी सिंह वाला, ऐसे कांग्रेस को उस नहज पे लाने से और भारत जोड़ो यात्रा का जो असर रहा इस रियासत के अंदर और पूरे हिंदुस्तान के अंदर, इन तमाम वजूहात की बिना पे कांग्रेस माइनॉरिटी डिक्लेरेशन का एक, और उनके जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी लीडर्स की जो जद्दोजहद थी, और फिर जितने खामियां इस वक्त टीआरएस हुकूमत की पिछले 9 साल में थी, उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रख के सेंट्रलाइज्ड मुसलमानों ने वोट डालने की कोशिश की। बहरे सूरत मुझे अर्ज़ करना यह है शहरियों से कि हम जिस पार्टी को लेकर जैसे जैसे उसके अटैचमेंट के साथ मेहनत करें, उस अटैचमेंट्स की बुनियाद पे आपस में इख्तलाफात को ख़त्म करनी चाहिए, मुखालिफत में तब्दील नहीं करना चाहिए, फिर से इत्तेहाद होकर कौम के लिए फ़लाह और बहबूदों के काम जो हो सकते हैं उस तरीक़े का एक स्ट्रैटेजिक प्लान बनाना चाहिए, अमीर को रखना चाहिए और उलमाए दीन की क़ियादत में समझिए या फिर दानिशमंदों की क़ियादत में इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ एक मुआज़ बनाकर, यानी एक यूनाइटेड फोरम बनाकर मुसलमानों के डेवलपमेंट के सिलसिले में हसास मसाइल का एक स्ट्रैटेजिक प्लान बनाकर जो भी जीते हैं उनसे काम लेने की कोशिश करनी चाहिए। चूँकि इस बात पे मैं इस वास्ते इंसिस्ट कर रहा हूँ, ज़ोर दे रहा हूँ, इसकी वाहिद वजह यह है कि हमारे तजुर्बात के अंदर ये बात निकल के सामने आती है कि जो भी कौम के रहनुमा थे अपने अपने लीडर्स की अटैचमेंट की बुनियाद पे जिस तरीके से उनसे करीब हुए थे, जो खुर्ब उनके साथ था, उस दौरान में बजाय उम्मत के फलाह और बहबूद के काम के अलावा इनका ये काम था कि भाई इनके ख़िलाफ़ वो बोले, उनके ख़िलाफ़ ये बोले, आपसी इख्तलाफात को उस लीडर के सामने ले जाए, अपनी कमज़ोरियों को बताए, जिसकी वजह से कोई तरक्की का काम उम्मत के हक़ में सामने नहीं आया सिवाय शादी खानों के या और कोई मसाजिद के। मैं ये चाह रहा हूँ कि कॉन्क्रीट स्ट्रैटेजिक प्लान रहे मुसलमानों का कि भाई हर हल्के असम्बली में किस चीज़ों की ज़रूरत है, बुनियादी चीज़ें क्या है, कैसे वेलफेयर स्कीम्स होना चाहिए, उन वेलफेयर स्कीम्स का इस्तेमाल कैसा हो, और हमारे जो पेटी बिजनेसमैन हैं और जिसकी माशी हालत बहुत कमज़ोर है उनको जो है सो मुस्तहकम हम कैसे बनाएं, उनको आगे कैसे बढ़ाएं, उनके तरक्की के असबाब क्या इख्तियार करें। तो एक मजमई तौर पे, एक इज्तिमाई तौर पे हमारे अपने लीडर्स मुत्तहिद तौर पर सर जोड़ कर बैठ के, यानी पुराने तमाम इख्तलाफात को छोड़ के, पुराने रिवाजों को छोड़ के, पुराने लीडर्स के पीछे क़ियादत के अंदर इतने अंधे हो चुके थे कि भाई हम ऐसी तारीफ़ करने लगे कि वो तारीफ़ का भी कोई हद नहीं था, हुदूद नहीं था, और ऐसे ग़ुलाम होने लगे कि भाई वो ग़ुलामी का भी कोई हद नहीं था। तो ये तमाम चीज़ों को छोड़ना चाहिए। हमारा जो तौर तरीक़ा है, हमारे जो बड़े बताए हैं, हमारे जो बड़े जिस तरीके से मसाइल को हल करे हैं, उस तरीक़े से हमको बैठकर सर जोड़ कर ये सोचना चाहिए कि हम अब हमारे पास कोई ऐसा कंपटीशन ना रहे कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आगे बढ़ूं, और हमारे जो लीडर्स है मसलन जावेद साहब ले लीजिए या मुस्तफ़ा साहब ले लीजिए और कोई साहब ले लीजिए कि एक दौड़ ना रहे कि मैं आगे बढ़ूं या तू आगे बढ़ूं, मुझे कुछ मिल जाए, तुझे कुछ मिल जाए। बजाय इसके हम फलाह और बहबूद की कोई स्ट्रैटेजिक प्लान और एक स्ट्रैटेजी बनाएं और मुत्तहिद तौर पर इन क़ियादतों, इन जो लीडर्स जीत के आए हैं, इन तमाम लीडर्स के साथ हम जो है सो मुत्तहिद तौर पे काम कराएं। क्योंकि ये लीडर्स बार बार ये बोल रहे थे कि भाई मैं हम आपकी सर्विस करने तैयार है, बशर्ते कि आपका काम ऐसा रहे जो क़ानूनी तौर पर हम करवा सकते हैं।
اگر آپ ہمارا گلہ پکڑیں گے تو ہم جا کے سی ایم کا گلہ پکڑ سکتے ہیں، ان سے پوچھ سکتے ہیں، مانگ کر سکتے ہیں، محنت کر سکتے ہیں، مشقت کر سکتے ہیں۔ تو ان لیڈرز کا جو پیغام تھا اس کو تمام شہریان کھمم، شہریان ریاست سے میں اپیل کرتا ہوں کہ اسٹیٹ کے سطح پہ اور پھر ڈسٹرکٹ کے سطح پہ، پھر اسمبلی حلقوں کے سطح پہ ہر آدمی متحد طور پہ ارریسپیکٹو آف پارٹیز، ارریسپیکٹو آف ایفلیشنس، اپنی اپنی جو سوچ ہے اس کو بازو رکھتے ہوئے پوری قوم کی فلاح اور بہبود کے لیے جو کام ہو سکتا اس کی طرف سر جوڑ کے سوچنے کی ضرورت ہے، چونکہ ملک کے حالات بہت نازک ہے۔ ہم کو بقیہ 3 ریاستوں سے پیغام ملتا ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں، چونکہ ایک دم اویئرنیس والی پبلک ہے، یہ محسوس ہو رہا مرکزی سطح پہ کہ ایک نہج پہ وہ لوگ جا رہے ہیں اور ہم ایک خدا والے، ایک اللہ کو ماننے والے ہم بکھر رہے ہیں۔ اگر یہ بکھراؤ ایسے ہی اگر برقرار رہا تو کل آنے والے مستقبل میں ہمیں پریشانی ہوگی۔ یہ 3 ریاستوں سے پیغام لینا چاہیے کہ جدوجہد اور زیادہ کرنی چاہیے اور سیکولر فیبرک سوسائٹی کے فروغ کے لیے ہم کو آگے بڑھنا چاہیے۔ تو میری دردمندانہ اپیل ہے تمام شہریوں سے کہ آپ سر جوڑ کر اسٹریٹجک پلان سے یہ جتنے ایم ایل ایز جیتے ہیں ان سے کام لینے کی کوشش کریں گے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں جناب تمل ناگیش راؤ صاحب کو، اور بالخصوص 10 کانسٹیٹوئنسیز کی جو ذمہ داری پونگلیٹی سرینواس ریڈی صاحب لے کر جس طریقے سے محنت کرے ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اور بالخصوص ریاستی طور پر ریونت ریڈی صاحب جس طریقے سے کام کرے میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ آج تمام مسلمان جتنے بھائی اور بہن محنت اور مشقت سے اس پارٹی کو جتانے کے لیے کوشش کرے، میں ان تمام کو شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اسی طریقے سے اپوزیشن پارٹی کی طرف جو جا کر محنت کرے ان سے میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ تمام اختلافات کو بھول کر ایک جگہ جمع ہو کر اس کینڈیڈیٹ سے کیسے کام کرانا چاہیے، کیسے کام لینے چاہیے، ایسا ایک ڈیولپمنٹل پروگرام سوچنے کی ضرورت ہے، اور کھمم کو اس کے اندر پیش رکھ کر کھمم کو ایک نمونہ بنا کر ہم ریاست کے اندر ایک ایگزامپل پیش کرنے کی کوشش کریں گے، یہ امید ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیرا۔